अध्याय 21 मार्शल वर्ल्ड में परिवर्तन। गू परिवार का पिछला आंगन। मेंग पेंग बाहर से अंदर आया, आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, परिवार प्रमुख को सूचित किया जाता है कि 1 घंटे पहले हेवनली क्लाउड संप्रदाय के सर्वोच्च एल्डर युन चांगकोंग व्हाइट स्टोन सिटी पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से किन परिवार के पास जाकर उन्हें जवाबदेह ठहराया। ये खबर सुनकर गू किंग फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, युन चांगकोंग, अगर मुझे सही याद है तो क्या वो हमेशा एकांत में नहीं रहे हैं? हेवनली क्लाउड सेक्ट के सर्वोच्च एल्डर युन चांगकोंग, जो रक्त शोधन क्षेत्र में उन्नत स्तर के विशेषज्ञ हैं, उन्हें हेवनली क्लाउड सेक्ट का एक स्थिरीकारी तत्व माना जाता था, जो आमतौर पर एकांत में रहकर रक्त शोधन की पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ये जानकारी किसी से छिपी नहीं थी, इसलिए गू किंग फेंग उनसे स्वाभाविक रूप से परिचित थे। हालांकि वो युन चांगकोंग से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसने उसकी प्रतिष्ठा और कारनामों के बारे में सुना था। क्या ये व्यक्ति एकांतवास से निकलकर व्हाइट स्टोन सिटी में आ रहा है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है? गू किंग फेंग को कुछ सूझा सा लग रहा था। मेंग पेंग ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, पंथ की गुरु ने जो कहा वो सच है। युन चांगकोंग ने वास्तव में रक्त शोधन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस बार उसका आगमन इतना प्रभावशाली था कि उसने किन परिवार के उस वृद्ध पूर्वज को भी विचलित कर दिया। किन परिवार में हुई उनकी बातचीत का विवरण मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन युन चांगकोंग के किन परिवार छोड़ने के कुछ ही समय बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और फिर युन चांगकोंग को गुस्से में वहां से जाते हुए देखा गया, जिससे पता चलता है कि उनकी बातचीत अच्छे माहौल में समाप्त नहीं हुई। ये सुनकर गू किंग फेंग ने सिर हिलाया। युन चांगकोंग का किन परिवार से मिलने का उद्देश्य बिना कहे ही स्पष्ट था। निसंदेह ये अग्निसूर्य दिव्य हथेली से संबंधित था। किन परिवार ने व्हाइट स्टोन सिटी के बाहर हेवनली क्लाउड सेक्ट के सदस्यों पर घात लगाया, अम्बुश करके। अगर युन चांगकोंग ने कोई सफलता हासिल न की होती तो किन परिवार के शक्तिशाली प्रभाव को देखते हुए उन्हें अनिच्छा से ही सही इस स्थिति को स्वीकार करना पड़ता। लेकिन अब जबकि युन चांगकोंग ने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली थी, स्थिति अलग थी। दोनों ही रक्त शोधन पूर्णता के चरण में थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। युन चांगकोंग ने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया, लेकिन स्पष्ट रूप से किन परिवार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और अब हेवनली क्लाउड सेक्ट के इस सर्वोच्च एल्डर के चले जाने के साथ ये संभावना है कि उनके बीच कलह होगी। युन चांगकोंग किन परिवार छोड़ने के बाद सीधे हेवनली क्लाउड सेक्ट में तो नहीं लौट गया था, है ना? गू किंग फेंग ने फिर पूछा। मेंग पेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, परिवार प्रमुख ने जो कहा वो सही है। किन परिवार छोड़ने के बाद युन चांगकोंग सीधे आयरन बोन गैंग के पास गया, लेकिन इस बार कोई संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि आयरन बोन गैंग ने युन चांगकोंग का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। दिलचस्प। गू किंग फेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर मेंग पेंग से कहा, आयरन बोन गैंग और किन परिवार की गतिविधियों पर नजर रखो और बाकी सबको नजरअंदाज करो। व्हाइट स्टोन दाव की उथल पुथल व्हाइट स्टोन दाव का मामला है। मेरे यहाँ होने से गू परिवार में अराजकता नहीं फैलेगी। परिवार के मुखिया की साधना रूपांतरण के चरण तक पहुँच गई है। आपके यहाँ अध्यक्षता करने से गू परिवार को वास्तव में कोई समस्या नहीं होगी। मेंग पेंग ने प्रशंसा और विस्मय के भरे चेहरे के साथ कहा। गू किंग फेंग की शक्ति और उनके अद्भुत कारनामे उनके दिमाग में स्पष्ट थे। मेंग पेंग के विचार में गू किंग फेंग की शक्ति कम से कम व्हाइट स्टोन दाव में टॉप 3 में शुमार हो सकती है। यहाँ तक कि किन परिवार के पुराने पूर्वज और आयरन बोन गैंग के नेता की तुलना में भी वो जरूरी नहीं कि कमजोर हों। गू परिवार के नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली हस्ती के होने से भले ही व्हाइट स्टोन दाव में गंभीर हलचल मच जाए, कोई समस्या नहीं होगी। मेंग पेंग को विदा करने के बाद गू किंग फेंग ने फायरी सन डिवाइन पाम का अभ्यास जारी रखा। उनके लिए उनकी स्वयं की साधना में सफलता प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। अगले दिन मेंग पेंग एक बार फिर खबर लेकर आया। ऐसी खबरें हैं कि युन चांगकोंग और आयरन बोन गैंग के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और आयरन बोन गैंग के नेता लुओ यू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें व्हाइट स्टोन सिटी से बाहर निकाला। इस संबंध में गू किंग फेंग को आश्चर्य नहीं हुआ। जिस क्षण आयरन बोन गैंग ने युन चांगकोंग के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया, उसी क्षण उसने आयरन बोन गैंग के इरादे का अनुमान लगा लिया था। पहले व्हाइट स्टोन दाव स्थिर था, क्योंकि खुले तौर पर ब्लड रिफाइनिंग परफेक्शन में केवल 2 ही मास्टर थे। एक व्यक्ति आयरन बोन गैंग का सदस्य था, एक व्यक्ति किन परिवार से था। रक्त शोधन क्षेत्र के 2 गुरुओं ने स्थिति पर एक नाजुक संतुलन बनाए रखा था, जिसके कारण संपूर्ण श्वेत पत्थर दाव भी इसी नाजुक संतुलन में स्थिर रहा। हालांकि ये संतुलन श्वेत पत्थर दाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं बना सका, लेकिन इसने किसी बड़ी उथल पुथल को भी रोक दिया।
लेकिन अब जबकि तीसरे ब्लड रिफाइनिंग रियम के गुरु का उदय हुआ है, तो व्हाइट स्टोन दाव का मूल संतुलन एक बार फिर से सूक्ष्म विधियों से बदल गया है। ये परिवर्तन इससे व्हाइट स्टोन दाव में खून खराबे और हिंसा का तूफान आ सकता है। तथापि गु किंगफेंग ने इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मेंग पेंग को यून चांगकोंग और आयरन बोन गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था, ताकि स्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसका इरादा खुद हस्तक्षेप करने का था। गु किंगफेंग के लिए भले ही व्हाइट स्टोन दाव को पूरी तरह से उलट पुलट दिया जाए, जब तक कि इसका उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव न पड़े, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 महीने बाद गु किंगफेंग ने फायरी सन डिवाइन पाम के पहले चरण का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इस मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट को सीखने की कठिनाई उनकी अपेक्षा से भी अधिक थी। गु किंगफेंग के रक्त शोधन स्तर की साधना के बावजूद उसे फायरी सन डिवाइन पाम के पहले चरण को प्रारंभिक स्तर तक लाने में पूरा 1 महीना लग गया। अगर शुरू से ही मैं होता तो 10-8 साल लगाए बिना मैंने सपने में भी नहीं सोचा होता कि मैं फायरी सन डिवाइन पाम के पहले चरण के आरंभिक स्तर तक पहुंच पाऊंगा। गु किंगफेंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स में उनकी प्रतिभा को केवल औसत दर्जे का ही कहा जा सकता है। मार्शल आर्ट्स जितनी गहरी होती है, उसे सीखने में उतनी ही अधिक कठिनाई होती है। उल्लेखनीय नहीं कि फायरी सन डिवाइन पाम की साधना के लिए विशेष औषधीय स्नान की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 100 चांदी के सिक्के थी, जो केवल इसलिए संभव था क्योंकि गु परिवार अब ऐसे खर्चों को वहन कर सकता था। एक आम व्यक्ति के लिए भले ही उसे फायरी सन डिवाइन पाम प्राप्त हो जाए, फिर भी सफलतापूर्वक इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी फायरी सन डिवाइन पाम के पहले चरण के आरंभिक स्तर तक पहुंचने पर गु किंगफेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की ऊर्जा और रक्त में सूक्ष्म रूप से कुछ बदलाव हुए हों, जिनमें हल्की गर्माहट का एहसास हो रहा था। हालांकि ये गर्माहट बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि लगभग महसूस न हो रही हो, लेकिन वो बदलाव वास्तव में वास्तविक था। इस संबंध में गु किंगफेंग भी मध्यम श्रेणी की शेष मार्शल आर्ट्स की गहनता को देखकर स्तब्ध रह गया। पहले चरण के आरंभिक स्तर तक पहुंचने पर ही ऐसे प्रभाव प्राप्त हुए जो अन्य निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट्स की छोटी सफलता और यहाँ तक कि बड़ी सफलता के बराबर थे। फायरी सन डिवाइन पाम के लाभों को समझने के बाद गु किंगफेंग की साधना और भी अधिक उत्साहपूर्ण हो गई। 3 महीने का समय गु किंगफेंग ने फायरी सन डिवाइन पाम के प्रथम चरण को पूर्णता तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने फायरी सन डिवाइन पाम के द्वितीय चरण की साधना शुरू की। जहां एक और गु किंगफेंग की शक्ति लगातार बढ़ती गई, वहीं इन महीनों के दौरान व्हाइट स्टोन दाव में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सबसे पहले आयरन बोन गैंग ने व्हाइट स्टोन दाव की लंबे समय से चली आ रही शांति को भंग करने की पहल की, जिसका निशाना दूसरी प्रमुख शक्ति किन परिवार था। कई महीनों के दौरान कम से कम दर्जनों संघर्ष हुए, जिनमें से प्रत्येक के महत्वपूर्ण परिणाम निकले और आयरन बोन गैंग और किन परिवार दोनों को हताहतों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे दोनों प्रमुख शक्तियां एक दूसरे से टकराईं, उन पर निर्भर दूसरी शक्तियां भी अनिवार्य रूप से इस युद्ध में घसीट ली गईं। फलस्वरूप संपूर्ण व्हाइट स्टोन दाव में अराजकता फैल गई। केवल कुछ ही ताकतें तटस्थ रह सकती थीं, जैसे कि गु परिवार, जिनके नेतृत्व में रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे।